अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री के दौरे को पूर्व राजदूत राकेश सूद कैसे देखते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश सूद साहब। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से इस दौरे को देखते हैं? अपने आप में खास है क्योंकि तालिबान रिजीम में, चाहे पिछली बार की बात करें या इस बार की बात करें, इतना हाई प्रोफाइल दौरा पहले कभी नहीं हुआ है, इतने उच्च स्तर का दौरा। जी, एक तरह से ये ठीक है, पर पिछली बार जब तालिबान की सरकार थी, यानी 1996 से लेकर 2001 तक, उस वक़्त तालिबान की सरकार का पूरे देश के ऊपर नियंत्रण नहीं था। एक नॉर्दर्न अलायंस थी अहमद शाह मसूद की, और उसमें हम ईरान और रूस के साथ नॉर्दर्न अलायंस के समर्थक थे, जो कि तालिबान के साथ लड़ाई कर रही थी। उस समय आपको शायद याद हो कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी IC-814, जो काठमांडू से उड़ी थी, उसको हाईजैक कर लिया गया। फिर वो लाहौर से और दुबई से होती होती कंधार में पहुंची, और तालिबान के वक्त में हमारे उस वक़्त विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी वहाँ गए, और भी लोग गए उनके साथ। कुछ आतंकवादी थे जिसमें मसूद अज़हर थे, जिन्होंने बाद में जैश ए मोहम्मद बनाया, तो उनको छोड़ा गया, और उस तरह से वहाँ जो हमारे हॉस्टेज थे और जो हमारा प्लेन था उसको वापस लाया गया। तो जाहिर है कि 1990s में के दौरान, उस समय तो खैर तालिबान के साथ हम दूसरे तरफ में थे। बिल्कुल। उसके बाद जब तालिबान की सरकार आई 2021 में, तो हमारा पूरा रुझान था कि हम, जो सरकार आई है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसके राष्ट्रपति पहले कारज़ाई थे और दूसरी बार अशरफ गानी जी थे, कि हम उनके साथ रहें। और इसीलिए हमने तालिबान के साथ कोई बातचीत करना आवश्यक नहीं समझा। अब क्या ये सही है या गलत है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ये तो अब एक पर यह है कि उस समय अगर आप देखें तो अमेरिकन, रूसी, टर्की, चाइना, पाकिस्तान तो खैर था ही, क्योंकि पाकिस्तान ने तो तालिबान को आरक्षण भी दिया था, पर ये सारे मुल्क जो थे, ये सारे देश तालिबान के साथ वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि उनको एक बदलती स्थिति दिख रही थी। हमें भी दिख तो अवश्य रही होगी, पर शायद हमारा निर्णय ये था कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुराना था। तो अब अगर आप देखें तो अब तालिबान के विदेश मंत्री जो हैं, वो अब एक दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए उनको ख़ास तौर पे UN सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। और पर इस साल में मुझे कुछ बदलाव दिख रहा था, क्योंकि इस साल में जनवरी में विदेश सचिव उनसे पहले मिले। पहली बार इस स्तर पर, ये दुबई में उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये पहली बार इस स्तर पर इंटरेक्शन हुआ। फिर उसके बाद कम से कम 2 या 3 दफ़े टेलीफोन के ऊपर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी उनसे वार्तालाप किया है। और तो एक तरह से कुछ एक इम्प्रूवमेंट सी कुछ दिख रही है। अब इस विज़िट में क्या हासिल होता है या क्या होता है, ये देखने की बात है। तो इस विजिट में क्या हासिल होगा, क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी कि आखिर इस तालिबान रिजीम से बात करनी चाहिए, अगर आपके नज़रिए से देखें, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन राजदूतों में से रहे हैं जो अफगानिस्तान को भी समझते हैं और तालिबान को भी समझते हैं, तो आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस बार? देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कि एक तरह से अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं है जी। जो पाकिस्तान के साथ है या बांग्लादेश के साथ जिस तरह है, उस तरह हमारा अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक तौर के ऊपर हमारे अफ़गानिस्तान के साथ पुराने संबंध अवश्य हैं, क्योंकि 1947 से पहले हमारा बॉर्डर जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ ही था, पर अब नहीं है। तो वो मुझे लगता है उस दूरी से हम उस रिलेशनशिप को एक व्यावहारिकता दे सकते हैं।
उसको एक प्रैग्मेटिक तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं याद करूं कि यही बीजेपी की सरकार जो थी, जब 2014 में आई, तो उस समय इनका था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम तालिबान के साथ कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते थे। पर अब क्योंकि एक दूरी है, तो एक व्यावहारिकता का एक प्रैग्मेटिज्म का एक आ जाती है उसमें बात, और इसलिए हमको लगता है कि हम एक पड़ोस भी है जी। ये व्यावहारिकता असल में इसलिए आ जाती है क्योंकि एक दूरी है। जहां हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ, वो हमारा अंतर्देशीय राजनीति में बात आ जाती है, तो व्यावहारिकता हम ला नहीं सकते हैं। बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही है, वहाँ हम व्यावहारिकता नहीं ला सकते हैं। जहाँ थोड़ी दूरी होती है उसमें व्यावहारिकता लाना थोड़ा सा आसान होता है। इसलिए भी ज़रूरत पड़ गई मौजूदा रिजीम के साथ बातचीत करना, क्योंकि आतंकवाद का मसला हो या मौजूदा इंटरनेशनल जो पृष्ठभूमि है वो भी तालिबान की मौजूदा रिजीम को लेकर बदल गया है। चीन वहाँ पहले से है तालिबान में, या अफगानिस्तान में, पाकिस्तान भी नज़दीक है। तो आपको लगता है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भी भारत ने अपने रुख में ये बदलाव किया कि इस तालिबान सरकार से संपर्क जो है बनाए रखना चाहिए व्यवहारिकता के तौर पे, और ऐसी पृष्ठभूमि में जब हम लोग $3 बिलियन का निवेश कर चुके हैं वहाँ? देखिए, निवेश हमने किया था क्योंकि हमारी उस समय जो सोच थी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक रास्ते पे चल रहा है, वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी पीछे ही तालिबान की सरकार ने इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दिया था पूरे देश में, तो इसलिए लोगों का ये जो उम्मीद थी कि शायद वहाँ पे औरतों के हक उनको मिले, उनको पढ़ाई का हक मिले, नौकरी का हक मिले, वो सब कुछ नहीं हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक उसके अंदर गिरावट ही आई है उनकी स्थिति में, ना कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो। तो इसलिए अगर आप आइडियोलॉजी की नज़र से देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी हमको नहीं घुसना चाहिए। पर अगर आप व्यावहारिकता के नज़र से देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई पड़ोसी देश है, इस वक्त उनके रिश्ते जो हैं पाकिस्तान के साथ ख़राब हैं। पाकिस्तान को तो हम डोमेस्टिक इशू बना लिए हैं, सही या गलत की अलग बात है, पर उसको हमने एक अंतर्देशीय मुद्दा बना लिया है। तो इसलिए हमारे दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो ये तो एक पुरानी कहावत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा उनके साथ बातचीत बढ़ा रहे हैं। तो मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ की सरकार को तो पिछली बार भी मान्यता नहीं दी गई, इस बार भी मान्यता नहीं दी गई, लेकिन संपर्क इस तरह के हैं। केवल अब तक रूस ने मान्यता दी है तालिबान की मौजूदा रिजीम को। तो आपको लगता है कि बिना मान्यता दिए भी इस व्यावहारिकता को कंटिन्यू किया जा सकता है? क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री तो चाहेंगे कि उनकी सरकार को मान्यता मिले, यहाँ उनके फुल फ्लेजेड राजदूत हों। देखिए, बाकी आपने सही कहा कि रूस ने केवल मान्यता दी है, पर यह बात नहीं है कि बाकी देशों में उनके राजदूत नहीं हैं। पाकिस्तान में उनके राजदूत हैं, ईरान में उनके राजदूत हैं, चीन में उनके राजदूत हैं, तो ऐसे कई देशों में उनके राजदूत हैं, दोहा में उनके राजदूत हैं। तो ये बात नहीं है, मान्यता और राजदूत होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि हम शायद मान्यता देने के इस वक्त उस निर्णय पे आएंगे। अभी तो जो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि जिस तरह पहले हमने उनके साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए थे, हमने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दिए थे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू किए थे। तो वो चाहेंगे कि शायद हम फिर उसी तरह उनके साथ कुछ काम कर सकें, क्योंकि उनके जो रिजर्व्स हैं वो सारे फ्रोज़न हैं अमेरिका में और अमेरिकन बैंकों में, और इसलिए, और क्योंकि आर्थिक स्थिति से पश्चिमी देश उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, और हमने भी अभी तक जो मदद की है 2021 के बाद, वो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, कोई लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया, बहुत
बच्चे, औरतें, उनकी आम जनता आहत हुई है। तो उसके लिए फिर हम सहायता करते हैं, दवाइयाँ भेज देते हैं, कंबल भेज देते हैं, तंबू भेज देते हैं, इस किस्म की चीज़ें, गेहूं भेज देते हैं, खाने पीने के सामान रसद भेजते हैं। और इसलिए एक छोटी सी हमने वहाँ पे टेक्निकल मिशन खोली हुई है जो हम मदद भेजते हैं उसका किस तरह वितरण किया जाए। राकेश सूद साहब, आपसे एक सवाल है कि अभी भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? मान्यता देने की मांग तो वो करेंगे, लेकिन भारत का रुख क्या होना चाहिए मौजूदा तालिबान रिजीम के प्रति? देखिए, अब क्योंकि अब आपने उनको न्योता दिया है और वो आ रहे हैं, और हमने ये निर्णय किया है कि हम उनको विदेश मंत्री के दर्जे से मिलेंगे। तो हैदराबाद हाउस में जहाँ विदेश मंत्री स्तर की वार्तालाप होती है, वहाँ पर उनके साथ वार्तालाप होगा। और हो सकता है प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनकी मीटिंग हो। मैं ये जानता नहीं हूँ कि होगी कि नहीं। तो एक तरह से ये एक सिग्नल है कि हम एक अपना रिश्ता उनसे थोड़ा सा, जो पहले दर्जा था उससे 2 दर्जा ऊपर कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये कि क्या हम अपनी एम्बेसी में राजदूत भेजेंगे, क्या हम मान्यता देंगे, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के ऊपर अभी कोई निर्णय होगा, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा स्थिति को देखना और उसको समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आप राजदूत भेजें और वो राजदूत केवल अपने कमरे में ही या अपने कंपाउंड में ही रहें और मुलाकात करने का उनको अवसर ना मिले वहाँ पे समाज में सब लीडरों से और समाज के और वर्गों से, तो फिर उसका फ़ायदा बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी। और पर ये है कि हाँ, एक तरह से मैं तो कहूँगा कि देर हो सवेर हो, क्योंकि अगर हमने पहले 2014 में, जब सारी दुनिया, आफ्टर ऑल उनका दफ्तर जो था दोहा में, वो 2013 में खुला था, अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर था। वो इसीलिए खोला गया था ताकि और देशों के साथ उनकी बातचीत हो सके। और जैसा मैंने आपसे कहा, अमेरिका, रूस, टर्की, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, सब लोगों ने उनके साथ, पश्चिमी देश, जर्मनी, नॉर्वे वगैरह, सब ने बातचीत की। सबके टीवी के क्रू और सबके जर्नलिस्ट जो थे वो वहाँ जाके उनको इंटरव्यू करते थे। पर हमने एक दूरी रखी। तो शायद अब हमको लग रहा है कि एक पड़ोस के अंदर एक व्यावहारिकता अनिवार्य है, और इसलिए हमको एक दर्जे का संपर्क और बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। आतंकवाद की अगर बात करें, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। अगर वहाँ आतंकी संगठन है, अगर उनको पनाह मिलती है तो उस चुनौती को साधने में कितनी मदद मिलेगी अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम से संपर्क साध कर? देखिए, उन्होंने हमेशा से कहा है कि अफगानिस्तान से कोई टेररिस्ट हिंदुस्तान की तरफ नहीं आया है, और अगर टेररिज्म आया है तो वो पाकिस्तान से आया है। और हमारे यहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए, जिनको ट्रेनिंग वहाँ दी, जिनको हथियार दिए गए, उनकी वजह से आया है। तो ये उन्होंने हमेशा से कहा है, और मुझे नहीं, और ये तो तालिबान ने कई दफ़े कहा है, तालिबान सरकार ने भी कहा है कि देखिए, जहाँ तक हमारा इंटरेस्ट है, हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से कोई भी आतंकवादी ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर कोई एक्टिविटी करे। हाँ, पाकिस्तान के साथ उनका एक और अंतर है, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ उनका झगड़ा चल रहा है। रूस में अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत हुई, आपने भी देखा होगा। साझा बयान भी जारी किया गया जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन खासकर सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उसके खिलाफ साझा बयान दिया है तमाम देशों ने, रूस भी है उसमें। तो इसको आप कैसे देखते हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान का एक साथ होना अफगानिस्तान के मसले पर? देखिए, ये भारत, चीन, रूस और ये पाकिस्तान, ये एक अफगानिस्तान के ऊपर एक जगह नहीं है। ये, इसमें बहुत अंतर है। केवल एक मुद्दा है जी। एक मुद्दा है, वो है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि वो बागराम का बेस चाहते हैं। केवल उस मुद्दे पे
इन लोगों ने कहा है कि बाहरी हस्तक्षेप, नहीं सैन्य हस्तक्षेप, मिलिट्री इंटरवेंशन, वो ना अफगानिस्तान के हित में है, ना इस रीजन के हित में है। और लाजमी बात है कि अगर वहाँ अमेरिकन बेस होगा तो पाकिस्तानियों को भी तकलीफ़ होगी, चीन को भी तकलीफ़ होगी, ईरान को भी तकलीफ़ होगी और रूस को भी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए वो एक आसान सा मुद्दा है जिसके ऊपर सब लोग सहमत हो सकते हैं। पर अगर आप ये पूछें कि क्या अफ़गानिस्तान का क्या भविष्य है, उसके ऊपर सब लोग सहमत हो सकते हैं, तो मुझे लगता है वो अभी दूर की बात है। तो क्या भविष्य आपको दिखता है अगर आपने कहा है अफगानिस्तान का? अफ़गानिस्तान का भविष्य यही है कि अफ़गानिस्तान को अपने सारे नागरिकों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो 50% नागरिकों को अधिकार ही नहीं देते हैं तो तरक्की कैसे होगी? तो आपको लगता है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, जो पाबंदियां हैं उसमें छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है और उसी दिशा के अंदर अफ़गानिस्तान कर रहा था। अब शरिया के अनुसार वहाँ पे कानून बनाए जा रहे हैं। अब शरिया के अनुसार कानून बनाए जाएंगे तो उसके अनुसार बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा? एक सवाल है, आपको लगता है कि कभी भी, अभी तो तालिबान रिजीम है, चुनाव की वहाँ कोई गुंजाइश, संभावना दिखती है? तालिबान के रेजीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं। वो चुनाव में विश्वास ही नहीं करते। चुनाव उनका नहीं, तो चुनाव तो उनका साधन नहीं है जी, तो चुनाव कैसे होंगे? तो आखिर ये डेमोक्रेसी की जो बार होती है, जो आप 50% लोगों को अधिकार की बात करें, तो वो कैसे संभव होगा? इसी कानून के अंतर्गत संभव हो सकता है? नहीं हो सकता इस कानून के अंतर्गत। तो यानी इस रिजीम में संभव नहीं है? जी नहीं। तो बिल्कुल राकेश सूद साहब अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम पर खुलकर बात करते हुए और भारत का तालिबान की सरकार से किस तरह का संपर्क होना चाहिए उस पर खुले दिल से इन्होंने बात की और बताया कि किस हिसाब से तालिबान की सरकार से भारत को संपर्क स्थापित करना चाहिए। कैमरा पर्सन जयपाल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।